सो हे गाइस, वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल सीरीज के इस एपिसोड की शुरुआत होती है लास्ट पार्ट के एंड के ही साथ में, जहां पर अब हमें दिखाया जाता है कि शाओ चैन गलती से पहुंच चुका होता है इमॉर्टल किंग के एरिया के अंदर, जहां से जैसे ही शाओ चैन ने निकलने के बारे में सोचा था उसके ऊपर अचानक से ही डेथ एनर्जी हमला करती है और वो उसकी पूरी बॉडी को ही पजेस्ट करने लगती है। इसीलिए वो कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, क्योंकि उसे भी ये पता नहीं है कि आखिर यहाँ पर उसके साथ में क्या हो जाएगा। इस मोमेंट पर तभी शाओ चैन को अपने सामने नजर आ जाता है कोई ट्रीजर के जैसे दिखने वाली चीज, जिससे जैसे ही वो डेथ एनर्जी टकराती है वो एनर्जी ही खत्म हो जाती है। लेकिन शाओ चैन को इस डेथ एनर्जी से बचने का तरीका मिल चुका था। साथ ही उसको यहाँ पर कुछ लिविंग क्रिएचर्स भी दिखाई दिए थे, इनके बारे में बिना सोचे ही शाओ चैन जाने लग जाता है उसी कपड़े को उठाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी डर लग रहा था कि ये जो कपड़े का टुकड़ा है ऐसा ना हो कि उसके अंदर भी मिस्टीरियस पावर्स भरी पड़ी हो, क्योंकि ये चीज फिर तो शाओ चैन के लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत को खड़ी कर सकती है। वो जब चलते हुए उस कपड़े को उठाने ही वाला था, उसी मोमेंट पर लिंगर भी एकदम सेम टू सेम एंट्री मारती है शाओ चैन के ही जैसे। उसको अपनी आंखों के सामने जैसे ही नजर आ जाता है शाओ चैन, वो कहने लग जाती है कि अच्छा हुआ जो कि तुम मुझे एकदम सही समय पर यहाँ पर मिल गए, क्योंकि तुम्हारी कब्र खोदने के लिए मुझे ऐसी ही किसी जगह की जरूरत थी। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि लिंगर की बॉडी के अंदर वो डेथ एनर्जी जाने की वजह से और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, जिसके बारे में जैसे ही पता चला था शाओ चैन को, तो वो कहने लगता है कि देखो तुम और मैं, हम दोनों के दोनों डेथ एनर्जी की चपेट में आ चुके हैं, इसलिए मेरे साथ में फाइट करने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि एनर्जी को बचाओ और उसको सर्वाइव करने में लगा दो। जो बात सुनते ही लिंगर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तक उसे इसके बारे में पता ही नहीं था, जिस चीज को वो देखने लग जाती है अपनी स्वॉर्ड के रिफ्लेक्शन में। लेकिन शाओ चैन अपनी बॉडी से उस डेथ एनर्जी को निकालने के लिए यूज करता है उसी कपड़े का, कि जैसे ही शाओ चैन उसके करीब जाता है वो डेथ ऑरा उसकी बॉडी में से बाहर निकल जाता है। लिंगर सोचती है कि इस कपड़े ने इसकी बॉडी से उसके डेथ ऑरा को ही खत्म कर दिया, इसीलिए वो शाओ चैन से उस कपड़े को छीनने के लिए चली जाती है और फाइट करने भी लग जाती है। इसकी वजह से वो कपड़ा उन दोनों के ही हाथों से निकल चुका था, जिसके तुरंत ही बाद फिर इन दोनों के ही बीच में एक काफी खतरनाक फाइट भी स्टार्ट हो जाती है, जहां पर लिंगर शाओ चैन को दूर करते हुए उस कपड़े को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शाओ चैन आकर इतनी आसानी के साथ में ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसीलिए उसने उस कपड़े को छीन भी लिया था। लेकिन लिंगर भी रुकने वाली नहीं थी, वो बार बार और लगातार शाओ चैन पर अटैक करते ही जाती है। शाओ चैन ने उसके हाथ को पकड़ के उसको घुमा के दूर फेंक दिया था, जिसके बाद अब ये कपड़ा आ जाता है उन दोनों के ही हाथों में, जिसको ये दोनों के दोनों अपनी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं। और यहाँ पर इतनी ज्यादा हलचल होने की वजह से तभी हमें दिखाया जाता है इमॉर्टल किंग को। इसकी केवल थोड़ी सी जागने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर से निकलता है डेथ ऑरा, जो कि चारों तरफ ही फैलने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों को ही पता चल चुका था कि अब जागने वाला है इमॉर्टल किंग। लेकिन इमॉर्टल किंग इतनी आसानी के साथ में और इतनी छोटी सी हलचल से कभी भी जाग नहीं सकता। अभी शाओ चैन लिंगर से कहता है कि देखो अब वो जागने वाला है, हम दोनों के दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर भी लिंगर रुक नहीं रही थी, वो लगातार अटैक पर अटैक करते ही जाती है, जहां पर शाओ चैन ने मौका पाते ही उससे वो उस कपड़े को छीन भी लिया था। जब लिंगर शाओ चैन पर अपनी स्वॉर्ड की मदद से हमला करने के लिए आ रही थी, शाओ चैन केवल एक अटैक के साथ में उसके हाथों से उसकी स्वॉर्ड को छुड़ा लेता है, जो कि आ चुकी होती है शाओ चैन के ही हाथों में, जहां पर अब साथ ही साथ लिंगर की भी बहुत ही बुरी हालत हो चुकी थी उस डेथ ऑरा की वजह से। लिंगर कहने लगती है कि शाओ चैन तुमने अच्छा नहीं किया। इस बात पर शाओ चैन अब उसको बताता है कि सुनो जाओ लिंगर, क्या तुमने अभी तक यहाँ पर आने के बाद रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सत्यता यही है कि ना तो यहाँ पर कोई क्यूशु है और ना ही तुम वहाँ की प्रिंसेस। यहाँ पर केवल दो ही चीजें चलती हैं, या तो जीना या फिर मरना। तुम्हारे स्टेटस से, तुम्हारे साम्राज्य से किसी को कुछ भी नहीं लेना देना। जो लोग भी तुम्हारा साथ दे रहे हैं, जो भी तुम्हारा साथ देंगे, वो अपने फायदे के लिए ही ये सब कुछ करेंगे। और उसने स्वॉर्ड का निशाना कर दिया होता है लिंगर की तरफ। सारी की सारी बातें पहले तो लिंगर सुनती रहती है और फिर शाओ चैन से ये कहने लगती है, लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली के बारे में सवाल जवाब करने की? तुम आखिर जानते ही क्या हो मेरी रॉयल फैमिली के बारे में? तुम ये सब कुछ कह पा रहे हो मेरी कमजोरी की वजह से। जो कुछ भी मेरे साथ में किया है, मेरी फैमिली के लिए जो भी किया है, उसकी सजा के तौर पर अगर मैं तुम्हारे शरीर के हजारों टुकड़े भी कर दूंगी तब भी शायद वो काफी नहीं है। शाओ चैन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा बोलना खत्म हो चुका हो तो मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, क्योंकि डेथ ऑरा की वजह से मुझे खुद भी नहीं पता कि आखिर तुम कब तक मरोगी। जो बात सुनते ही लिंगर खड़ी हो जाती है और लड़खड़ाते हुए बढ़ने लगती है शाओ चैन की तरफ। लेकिन उसको चक्कर आने लगते हैं, उसके शरीर में कमजोरी भी आ चुकी थी, जहाँ पर तभी शाओ चैन लिंगर को बताता है कि जब मैं तुम्हारे रूम के अंदर आया था, मैंने वहाँ पर देखा था एक बर्निंग इंसेंस स्टिक को, जो कि अकेले तो किसी का भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर वो मिक्स हो जाती है और उसका प्रयोग किसी और के ऊपर किया जाता है तो उसका माइंड हेलोसिनेट हो जाता है और उसको काफी सारे इल्यूजन्स नजर आने लगते हैं, जो सेम चीज तुम्हारे साथ में की गई थी और अब तुम्हें उसी के बारे में ही पता लगाना है। अगर तुमने उसके बारे में पता लगा लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा असली दुश्मन कौन है। जहाँ पर तभी अब लिंगर को प्रिंस की कुछ बातें याद आने लगती हैं, कि जब वो अपने रूम के अंदर आराम करने के लिए आई होती है, उसके रूम में एक छोटे से पॉट को
को रखवाया था प्रिंस ने। ये भी कहा था कि आप यहाँ पर चैन से आराम कर पाओगे। इसके बाद फिर लिंगर को याद आया था कि वहीं पर रखा गया था एक और बर्निंग इंसेंस स्टिक को। इसके बारे में सिपाही ने बताया था कि ये असल में भिजवाया है प्रिंस ने। इसकी वजह से अब लिंगर को बहुत ही ज्यादा इल्यूजन्स दिमाग में चलने लगते हैं। शौचैन की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, उसका नाम पुकारती है लेकिन चल नहीं पाती। वो नीचे गिरते हुए शौचैन से कहती है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम पर यकीन भी करूंगी? भूल जाओ लड़के, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जो बात सुनकर शौचैन उससे कहता है कि लड़के, तुम्हें ठीक तरीके से लोगों को जज करना नहीं आता, लेकिन अब क्योंकि तुम इतनी ज्यादा बेवकूफ हो कि तुम्हें सच और झूठ का पता नहीं चलता, तो फिर मेरे पास में केवल एक ही रास्ता है और वो है तुम्हें जान से मारना। जहाँ पर शौचैन अपनी स्वॉर्ड की मदद से जैसे ही अटैक करने वाला होता है लिंगर के ऊपर, तो फिर उसी मोमेंट पर इमॉर्टल किंग की बॉडी से दोबारा से निकलती है डेथ रेस, जो कि अटैक करने के लिए उपजेस करने के लिए जा रही थी शौचैन की तरफ। लेकिन शौचैन उन सभी के सभी हमलों को डॉज कर देता है। शौचैन को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता होती है कि वो किसी भी हाल में डेथ होरा के साथ में फाइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर जाग सकता है द इमॉर्टल किंग। शौचैन तभी लिंगर से कहने लगता है कि देखो, ये जो डेथ एनर्जी है वो जा चुकी है तुम्हारे हार्ट के भी अंदर, जो कि धीरे धीरे से उसकी स्पीड को स्लो कर देगी और तुम्हारे दिल को ही रोक देगी। इसका मतलब यही है कि अब तुम्हारे पास में जीने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। इसी वजह से शौचैन उसको मरते हुई हालत में छोड़कर जाने लगता है। जब शौचैन यहाँ से जा ही रहा था तो फिर तभी वो लिंगर से ये कहता है कि अब क्योंकि हम दोनों ही एक दुनिया और एक ही क्लेन से बिलोंग करते हैं, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि अगर तुम यहाँ से बच सको तो बच के निकल जाओ। जिसके लिए उसने लिंगर की स्वॉर्ड को उसी की तरफ ही फेंक दिया था, जिसके तुरंत ही बाद फिर शौचैन उसे मरती हुई हालत में छोड़कर चला जाता है। जिसके तुरंत ही बाद फिर लिंगर के पास में आ जाता है उसका यूनिकॉर्न, जो कि ऑब्वियसली लिंगर को वहां पर बचाने के लिए ही आया होगा। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ प्रिंस और उसके साथियों को, जो कि चारों तरफ ही ढूंढते फिर रहे थे लिंगर को, जो कि अभी तक इन लोगों को मिली भी नहीं थी। लेकिन तभी इन सिपाहियों को पता चल जाता है उन तीनों ही स्केलेटन्स के बारे में। इसीलिए वो कहने लगता है कि जरूर से हमारे प्रिंसेस भी वहीं पर ही होंगी। इसीलिए वो अपने सिपाहियों से कहता है कि हमें उन तीनों ही स्केलेटन्स का पीछा करना होगा। जिसके बाद हम लोग अगले ही सीन में देख पाते हैं शौचैन को, जो कि उस गुफा से बाहर आ चुका था और वो ये कहने लगता है कि इस कपड़े की वजह से मेरी बॉडी के अंदर जो डेथ एनर्जी आ चुकी थी वो पूरी तरीके से प्यूरिफाई हो गई। इसी वजह से अभी जो कपड़ा होता है वो भी उसके किसी भी काम का नहीं था। इसलिए शौचैन उसको बीच रास्ते में छोड़कर ही चला जाता है। जिस मोमेंट पर तभी शौचैन को अपने सामने नजर आ जाते हैं उसके स्केलेटन वाले दोस्त। शौचैन उन लोगों को देख के खुश होता है और ये कहता है कि अच्छा हुआ जो कि तुम सभी के सभी ठीक हो। लेकिन अब उसी पल यहाँ पर आ जाता है प्रिंस अपने साथियों के साथ में, जो कि ये कहने लगता है कि शौचैन जल्दी से मुझे बता दो प्रिंसेस के बारे में कि आखिर वो कहाँ पर है, आखिर क्या किया तुमने उनके साथ में जो कि वो यहाँ पर नहीं है। जो बात सुनते ही शौचैन उसकी तरफ मुड़ता है और ये कहता है कि मैं तो कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, तो ये चाहता ही था कि तुम मुझसे मिलो या मैं तुम्हें ही ढूंढ लूं। जिसकी वजह से प्रिंस के कुछ सिपाही अटैक करने के लिए जाने लगते हैं शौचैन की तरफ। लेकिन शौचैन तो बिना अपने पावर्स को यूज किए ही केवल फाइटिंग स्टाइल को यूज करते हुए उन लोगों को मारते जा रहा था। और शौचैन अब तो इतना ज्यादा रुथलेस हो चुका था कि वो उन लोगों को मारने के बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीकों को अपना रहा था। वो किसी के पेट को फाड़ता है तो किसी के गर्दन को ही काट के अलग कर देता है। यहाँ तक कि एक बंदे के तो शौचैन ने टुकड़े टुकड़े ही कर दिए थे। जिस पल तभी एक और सिपाही काफी गुस्से के साथ में शौचैन पर हमला करने के लिए आ रहा था। शौचैन ने केवल एक ही स्लैश में उसके सिर को भी धड़ से अलग कर दिया था। उसको केवल चंद पल ही लगे होते हैं इन लोगों को जान से मारने के लिए। और शौचैन का इतना खतरनाक रूप देखकर प्रिंस भी डरने लगता है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब उसके पास में यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं था। उसको कूदना पड़ेगा खाई के अंदर। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए कहने लगता है शौचैन से, देखो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इस मसले को यहीं पर ही खत्म कर दें। इससे ना तो मैं तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ और ना ही तुम मेरे दुश्मन हो। इसीलिए सारी की सारी नाराजगी को भुलाकर तुम अपने रास्ते पर चले जाओ और मैं अपने रास्ते पर चला जाऊंगा। जो बात सुनने के बाद शौचैन उससे कहने लगता है सोचने और कदम को पीछे हटाने का अब समय जा चुका है। तुम भी ये बात जानते हो कि तुम कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। इसी वजह से अब ये दुश्मनी भी पर्सनल ही हो चुकी है। कहता है कि अगर मेरे पास में अभी भी स्क्रोल्स की पावर होती तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता, साथ ही ना ही तुम मुझसे ऐसा सब कुछ बोल पाते। जिसके तुरंत ही बाद प्रिंस यहाँ से कूद जाता है खाई के ही अंदर। इसके पास में अभी भी एक स्क्रोल बचा हुआ था जिसको कहते हैं मिस्टिकल फ्लाइट, जिसकी मदद से वो जहाँ पर चाहे उड़कर जा सकता है। प्रिंस यहाँ से जाते हुए शौचैन से कहता है कि देखो तुम्हें अच्छे तरीके से याद रखना होगा कि आज तुमने मुझसे क्या कहा है, क्योंकि जब मैं दोबारा से अपने साथियों के साथ में मिलकर वापस आऊंगा तो उम्मीद करता हूँ कि तुम उस वक्त भी अपना ऐसा ही घमंड दिखाओगे। जो बात सुनने के बाद शौचैन कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस तरीके से यहाँ से बचकर जा पाओगे, क्योंकि शौचैन इतनी आसानी के साथ में प्रिंस को जाने नहीं दे सकता था। जिसने अब तुरंत ही माउंटेन्स के ऊपर जंप लगाना शुरू कर दिया था, जिससे कि वो तुरंत ही प्रिंस के पास पहुंच जाता है और अपनी रिंग्स का यूज करते हुए कहता है कि भूल जाओ कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ में जाने दूंगा। जिसने अटैक करने के लिए एक
साथ ही अपनी काफी सारी स्पिरिचुअल रिंग्स को यूज किया था। प्रिंस चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे इस तरीके से रोक पाओगे, लेकिन शौचन ने केवल एक ही स्लैशिंग अटैक के साथ में उसके हाथ को ही काट कर अलग कर दिया था। इसकी वजह से उसके हाथों से स्क्रोल छूट जाता है और प्रिंस घायल होते हुए गिर जाता है नीचे। शौचन कहता है कि जिस तरीके से तुमने मेरे दोस्त का हाथ खत्म किया था, उसी तरीके से मैंने तुम्हारे भी हाथ को खत्म कर दिया। प्रिंस नीचे गिरते हुए कहते जा रहा था कि शौचन, आज तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है, उस पूरी की पूरी बेइज्जती को अच्छी तरीके से याद रखूंगा। शौचन अब अपने साथी से कहता है कि दोस्तों, अब ये सारा का सारा मसला खत्म हो चुका है। मेरे जो भी दुश्मन थे मैंने उन लोगों को निपटा दिया। इसके आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी